नमस्ते मेरे दोस्त। और फिर से स्वागत है जी फिजिक्स में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 8 और आज हम उस फोर्स से मिलते हैं जो कभी बंद नहीं होता। यूनिवर्स की हर मास हर दूसरी मास को अपनी तरफ खींचती है। पेड़ से गिरता सेब और अर्थ के चारों ओर घूमता मून दोनों एक ही लॉ मानते हैं। जब सारा पहली बार इस चैप्टर से मिली, उसने हाइट वाला जी का फॉर्मूला डेप्थ वाले फॉर्मूला से मिला दिया और एक पूरा मार्क गवा दिया। एक गलती जिसे डालने में सिर्फ 30 सेकंड्स लगते हैं। आज हम इसे ठीक करेंगे और पूरा स्ट्रक्चर सही से बनाएंगे। फोर्स, फील्ड, कैलकुलस से निकलता पोटेंशियल, एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी और आसमान के केपलर के लॉज। और यह जी में नीड से ज्यादा क्यों मायने रखता है? जी चाहता है कि आप पोटेंशियल को फील्ड को इंटीग्रेट करके डराइव करें, सिर्फ याद करके नहीं। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ और वह ग्रेविटेशनल फील्ड जो यह बनाता है इनवर्स स्क्वायर फोर्स ठीक से वेक्टर के रूप में। दूसरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल याद करके नहीं बल्कि फील्ड को इंटीग्रेट करके निकाला गया। बोर बराबर माइनस GM/R, वो कैलकुलस स्टेप जो जी मांगता है और नीड छोड़ देता है। तीसरा, जी कैसे बदलता है सरफेस से ऊपर हाइट के साथ, नीचे डेप्थ के साथ और अर्थ के अपने घूमने के साथ। चौथा, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी और वो तय रेशियो जो दोनों को चुपचाप जोड़ता है। और पांचवा, केपलर के 3 लॉस, सैटेलाइट में छुपी एनर्जी और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का खास मामला। तैयार है? वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए लॉ से ही शुरू करते हैं। न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ। कोई भी दो मासेस एक दूसरे को फोर्स Gm1m2/r² से खींचते हैं। एक ही जी पूरे यूनिवर्स में हर जगह, गिरते सेब से लेकर घूमती 2 गैलेक्सीज तक। अब इस फोर्स को खींची जा रही मास से डिवाइड कीजिए और मिलता है ग्रेविटेशनल फील्ड G बराबर Gm/r², एक वेक्टर जो हमेशा सोर्स मास की तरफ अंदर की ओर पॉइंट करता है। अब कैलकुलस वाला आइडिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है फील्ड का नेगेटिव इंटीग्रल, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में GdR को इंटीग्रेट कीजिए और निकलता है V बराबर माइनस GM/R। यहीं G नीड से आगे बढ़ जाता है और पोटेंशियल को वहां रखी मास से मल्टीप्लाई कीजिए और मिलती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U बराबर माइनस GM/R, हमेशा नेगेटिव और सिर्फ तब 0 जब सेपरेशन इन्फिनिट हो। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यह एक नजर में ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर समेट देता है। दो मासेस R की डिस्टेंस पर एक दूसरे को फोर्स Gm1m2/r² से खींचते हैं। इनवर्स स्क्वायर हमेशा दोनों मासेस चाहे जो भी हों। अब अर्थ के अंदर वाली कर देखिए, सिर्फ आपके अपने रेडियस के अंदर की मास ही आपको वहां खींचती है। तो सेंटर से बाहर जाते हुए G एक सीधी लाइन में बढ़ता है और अपनी सबसे बड़ी वैल्यू ठीक सरफेस पर पाता है। सरफेस से बाहर निकलिए और पूरी अर्थ की मास ऐसे बर्ताव करती है जैसे वह सेंटर में एक बिंदु में सिमट गई हो। तो अब G1/r² की तरह घटता है, वही लॉ जिससे हमने शुरुआत की थी। डेविड सोचता था कि G किसी बेग तरीके से बस डिस्टेंस के साथ कमजोर होता जाता है। जिस दिन उसने ये कर देखी, सरफेस पर एक पीक तक बढ़ती हुई, फिर उसके बाद 1/r² की तरह गिरती हुई, उस दिन के बाद उसने हाइट और डेप्थ को कभी नहीं मिलाया। अब ठीक से समझते हैं G कैसे बदलता है, क्योंकि G इसे बहुत बारीकी से टेस्ट करता है। सरफेस से ऊपर हाइट के लिए जब हाइट अर्थ के रेडियस से बहुत छोटी हो, G प्राइम बराबर G गुना 1-2h/r, गिरावट फ्रैक्शनल हाइट की दुगनी होती है। सरफेस से नीचे डेप्थ के लिए G प्राइम बराबर G गुना 1-d/r, एक सीधी लाइन जो सेंटर पर ठीक 0 तक पहुंचती है। और क्योंकि अर्थ घूमती है, इक्वेटर पर इफेक्टिव G⍵²r से, यानी सेंट्रीफ्यूगल कंट्रीब्यूशन से कम हो जाता है, जबकि पोल्स पर यह लगभग बिल्कुल नहीं छूता। लिसे ने एक बार हाइट वाले सवाल में डेप्थ का फॉर्मूला लगा दिया और पूरा आंसर बिगड़ता देखा। याद रखिए, हाइट का फॉर्मूला गिरावट को दुगना करता है, डेप्थ का फॉर्मूला सीधा लीनियर है और ये दोनों कभी बदले नहीं जा सकते। अब एक पूरा G न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करते हैं।
धीरे धीरे मंक के तरीके से। एक सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर उस हाइट पर घूम रहा है जो अर्थ के रेडियस के बराबर है। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर लीजिए, यानी 6.4 टाइम्स 10⁶ मीटर्स, और सरफेस ग्रेविटी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसी ऑर्बिट से एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट की टोटल एनर्जी निकालिए। स्टेप 1 जो दिया है उसे लिखिए। R बराबर 6400 किलोमीटर, G बराबर 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, हाइट h बराबर r, तो ऑर्बिटल रेडियस r बराबर 2r। और याद रखिए वह काम का सब्स्टिट्यूशन gm बराबर gr स्क्वायर्ड। स्टेप 2 ऑर्बिटल वेलोसिटी, b ऑर्बिटल बराबर gm ओवर r का स्क्वायर रूट, जो बनता है gr स्क्वायर ओवर 2r का स्क्वायर रूट, जो सरल होकर gr ओवर 2 का स्क्वायर रूट बन जाता है। संख्याएं लगाने पर मिलता है 5600 मीटर्स पर सेकंड, यानी 5.6 किलोमीटर पर सेकंड। स्टेप 3 उसी ऑर्बिट से एस्केप वेलोसिटी, सरफेस से नहीं। फी एस्केप बराबर 2gm ओवर r का स्क्वायर रूट, और अलजेब्रा से ये हमेशा उस रेडियस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 गुना होता है, तो 5.6 टाइम्स √2 देता है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। स्टेप 4 टोटल एनर्जी, E बराबर -gma ओवर 2r, जो यहाँ सरल होकर -gr ओवर 4 बन जाता है। साइन पर ध्यान दीजिए, नेगेटिव हर उस सैटेलाइट के लिए जो सच में अर्थ से बंधा है किसी भी रेडियस पर। स्टेप 5 आंसर इकट्ठा कीजिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी 5.6 किलोमीटर पर सेकंड, उसी ऑर्बिट से एस्केप वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, और नेगेटिव टोटल एनर्जी एक बाउंड ऑर्बिट की पुष्टि करती है। गिवन ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एनर्जी, यही 4 कदम हर सैटेलाइट न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं जो जी पूछ सकता है। अब ऑर्बिट की शेप खुद और उसके अंदर छुपी एनर्जी। केपलर का पहला लॉ, हर ऑर्बिट एक एलिप्स होती है और सेंट्रल बॉडी उस एलिप्स के एक फोकस पर बैठती है, कभी उसके सेंटर पर नहीं। केपलर का दूसरा लॉ, सैटेलाइट को फोकस से जोड़ने वाली लाइन बराबर समय में बराबर एरिया स्वीप करती है, और यही वजह है कि सैटेलाइट फोकस के सबसे पास सबसे तेज चलता है और सबसे दूर सबसे धीमा। केपलर का तीसरा लॉ, टाइम पीरियड का स्क्वायर ऑर्बिटल रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, और एक ही सेंट्रल बॉडी के हर सैटेलाइट के लिए प्रोपोर्शनैलिटी की कांस्टेंट भी वही रहती है। और वह एनर्जी स्प्लिट जो इस सब को जोड़ता है, किनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है और gm ओवर 2r के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और आकार में दुगनी बड़ी, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव निकलती है, और यही एक नेगेटिव साइन गणितीय वजह है कि सैटेलाइट कभी दूर नहीं पाता। अब सीधे बैठिए, ये 5 लाइंस वही है जो जी सच में पूछता है साल दर साल। 1. एस्केप वेलोसिटी सिर्फ प्लैनेट पर डिपेंड करती है, v एस्केप बराबर 2gr का स्क्वायर रूट, और कभी भी एस्केप करने वाली चीज की मास पर नहीं। 2. एक ही रेडियस पर कंपेयर करने पर ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी हमेशा एग्जैक्टली √2 के फैक्टर से अलग होती है। इस रेशियो को ठंडे दिमाग से याद रखिए। 3. जी के लिए हाइट का फॉर्मूला और डेप्थ का फॉर्मूला कभी बदले नहीं जा सकते। एक फ्रैक्शनल गिरावट को दुगना करता है, दूसरा 0 तक एक सीधी लाइन है। 4. एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियड 24 घंटे होता है, वह इक्वेटोरियल प्लेन में बैठता है और लगभग अर्थ के रेडियस के 6.6 गुना पर ऑर्बिट करता है। 5. एक पाउंड सैटेलाइट हमेशा नेगेटिव टोटल एनर्जी रखता है। 0 एनर्जी का मतलब वह बस एस्केप कर जाता है, पॉजिटिव एनर्जी का मतलब वह कभी वापस नहीं आता। अब जी के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। पहला असर्शन, अर्थ से बंधे सैटेलाइट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। रीजन, पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिट सेपरेशन पर 0 चुना जाता है और सेपरेशन इन्फिनिटी से घटने पर ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करती है।
पहले हर स्टेटमेंट जांचिए, फिर कनेक्शन। असर्शन ट्रू है? हाँ। रीजन ट्रू है? हाँ। और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल इन्फिनिटी पर जीरो का ये चुनाव ही वजह है कि हर पास वाली बाउंड स्थिति नेगेटिव दिखती है। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। दूसरा, असर्शन अर्थ के बिल्कुल सेंटर पर बॉडी का वेट जीरो हो जाता है। रीजन, सरफेस से नीचे डेप्थ के साथ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक सीधी लाइन में बढ़ती है। पहले रीजन पर रुकिए। यह कहता है जी डेप्थ के साथ बढ़ता है, लेकिन हमने अभी सीखा कि जी डेप्थ के साथ सीधी लाइन में घटता है, सेंटर पर जीरो तक पहुंचता है। तो असर्शन ट्रू है, लेकिन जो रीजन कहा गया वो फॉल्स है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी। यही वह ट्रैप है जिसमें जॉन हर बार फंसता है। तीसरा, असर्शन रॉकेट की एस्केप वेलोसिटी रॉकेट की मास पर डिपेंड करती है। रीजन, एस्केप वेलोसिटी बराबर 2cm/r का स्क्वायर रूट, एक फॉर्मूला जिसमें एस्केप करने वाली बॉडी की मास का कोई नामो निशान नहीं। पहले रीजन जांचिए, पूरी तरह ट्रू। फॉर्मूला में सच में रॉकेट की कोई मास नहीं है। अब असर्शन, क्योंकि फॉर्मूला में ऐसा कोई मास टर्म ही नहीं, एस्केप वेलोसिटी उस पर डिपेंड कर ही नहीं सकती, तो असर्शन फॉल्स है। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर फॉर्मूला खुद बोलिए। इसके वेलोसिटी √2gm/r हमेशा के लिए छोड़ने की स्पीड। ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r घूमते रहने की स्पीड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -gm/r इन्फिनिटी से लाए गए पर यूनिट मास पर किया गया वर्क। और केपलर का तीसरा लॉ T² r³ के प्रोपोर्शनल। एक ही बॉडी के हर सैटेलाइट के लिए वही रूल। अगर चारों रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो ये चैप्टर अब आपका होने लगा है। यह जी का एक फेवरेट फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही हैं। स्टेटमेंट 1, एक हायर ऑर्बिट में उठाए जाने पर सैटेलाइट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम नेगेटिव हो जाती है। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस पर किसी भी सिटी के ऊपर रखा जा सकता है। सोचिए कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट किस प्लेन में होना जरूरी है। स्टेटमेंट 3, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की अपनी मास पर डिपेंड नहीं करती। फॉर्मूला याद कीजिए और देखिए क्या कैंसिल होता है। तो कितने सही हैं? दो स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा। ऊंचे ऑर्बिट में जाने से नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी सच में कम नेगेटिव हो जाती है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूला में सच में सैटेलाइट की अपनी मास का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन दूसरा गिर जाता है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में बैठना पड़ता है, किसी भी मनमाने सिटी के ऊपर नहीं। दो सही और बीच वाला ट्रैप है। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। दो मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, अर्थ के अंदर जितना गहराई जाओ जी बढ़ता जाता है, क्योंकि आप नीचे बैठी मास के और पास होते जा रहे हैं। कितना नेचुरल लगता है। पास होना मतलब मजबूत होना, है ना? लेकिन सच ये है, जी सच में डेप्थ के साथ एक सीधी लाइन में घटता है, क्योंकि सिर्फ आपके अपने रेडियस के अंदर की मास ही आपको खींचती है। ऊपर की शेल का मटेरियल कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। मिथ 2, सरफेस के बिल्कुल पास घूमते सैटेलाइट के लिए एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी बस एक ही स्पीड होती है। सच, वे उस रेडियस पर एग्जैक्टली √2 के फैक्टर से अलग होती है। ऑर्बिटल स्पीड अकेले आपको हमेशा के लिए घुमाती रहती है, पर वह अकेले आपको कभी छोड़ने नहीं देगी। अब खुद को परखने का समय रैपिड फायर, और आज हर जवाब एक नंबर है। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वह जो आपने आज बनाया है। क्वेश्चन 1, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या है? जी को 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड और आर को 6400 किलोमीटर लेते हुए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 2, अर्थ की सरफेस के बिल्कुल पास घूमते सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। एस्केप वेलोसिटी को √2 से डिवाइड कीजिए। क्वेश्चन 3,
सरफेस से r/2 की डेप्थ पर g क्या है? एग्जैक्टली g/2 सीधी लाइन वाले डेप्थ फॉर्मूला से। क्वेश्चन 4, अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पर g क्या है? छोटी हाइट वाले अप्रोक्सीमेशन की जगह एग्जैक्ट इनवर्स स्क्वायर लॉ इस्तेमाल करते हुए g/4, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस दुगनी हो गई। और क्वेश्चन 5, सोचने वाला, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या है? 24 घंटे, ठीक अर्थ के अपने घूमने से मिलता हुआ। अगर आपने 5 रिव्यू से पहले पकड़ लिए तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। न्यूटन का लॉ इनवर्स स्क्वायर फोर्स देता है और जो फील्ड ये बनाता है उसे इंटीग्रेट करने से पोटेंशियल मिलता है। Gm/r² कैलकुलस से -Gm/r बन जाता है। G हाइट के साथ, डेप्थ के साथ और अर्थ के अपने घूमने के साथ बदलता है और हाइट का फॉर्मूला कभी डेप्थ के फॉर्मूला से बदला नहीं जा सकता। जब भी दोनों को एक ही रेडियस पर कंपेयर किया जाए, एस्केप वेलोसिटी हमेशा ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 गुना होती है। केपलर के 3 लॉस, एक इलिप्स, बराबर समय में बराबर रेडियस और t² r³ के प्रोपोर्शनल हर सैटेलाइट को चलाते हैं, चाहे वो एक मून हो या इंसान का बनाया एक मशीन। और एक बाउंड सैटेलाइट की टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहती है, एस्केप के किनारे पर 0 और सच में अनबाउंड होने पर पॉजिटिव। और अगली क्लास हम ग्रेविटी के खिंचाव से हटकर सॉलिड्स के अपने स्ट्रेच और पुश की तरफ जाते हैं। इलास्टिसिटी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक का लॉ एक खिंचती हुई रॉड के कैलकुलस के साथ, इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, पेड़ से गिरते सेब से लेकर एक ऐसे सैटेलाइट तक जो कभी गिरता ही नहीं, अब आपके पास वो एक लॉ है जो चुपचाप दोनों को जोड़ता है। हर एस्केप वेलोसिटी, हर ऑर्बिटल स्पीड, हर सैटेलाइट की चुपचाप नेगेटिव एनर्जी, यह सब उसी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ से आता है जिसे आपने आज सीखा। सैरा, डेविड, लीजा और जॉन सबने ठीक वहीं से शुरुआत की थी जहां आप अभी है, इसी एक क्लास से। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात जी के दोनों वेरिएशन फॉर्मूलास एक बार धीरे से रिवाइज कर लीजिए। हाइट फ्रैक्शनल गिरावट को दुगना करता है, डेप्थ 0 तक एक सीधी लाइन है। वन आइडिया एट अ टाइम। आप जी जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं सॉलिड्स के स्ट्रेस और स्ट्रेन में।